स्टार्ट। महोदय, ग्रामीण विकास के लिए सूचना नेटवर्क सभी संबद्ध संस्थानों की सहायता से ग्रामीण विकास सूचना के लिए एक नेटवर्क का होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों को प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण प्रलेखन केंद्र की प्रशंसा की गई है तथा इसके श्रमदिन, संसाधन तथा क्षमता के संबंध में समन्वय करने का निवेदन किया गया है। इसके महानिदेशक को नेटवर्क का विकास और इसे तैयार करने में सहायता प्रदान करने का निवेदन किया गया है। वह इस संबंध में अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। महोदय, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय कृषि नीति में समाहित नमूना सहकारिता समिति अधिनियम नागरिकों के मूल अधिकारों के सामंजस्य से किसी विधिसंगत उद्देश्य से समिति का गठन करेगा तथा इसे सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना भी आवश्यक होगा। निजी उद्यम का नियंत्रण करने वाले निदेशक को पहले से ही जो स्वतंत्रता उपलब्ध है वही सहकारिता क्षेत्र को भी उपलब्ध होगी। इसमें ब्याज की निश्चित दर की छूट ऋण सहकारिता क्षेत्र के अनुसार मूल्य, उत्पाद, भवन निर्माण उपकरण की खरीद, कर्मचारियों का वेतन आदि सहकारिताओं को उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें बाजार में बहुत हानि होगी। सहकारिताओं को अपनी व्यापार योजना पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाजार में तेजी से होते हुए परिवर्तन के साथ उनको योजना के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सहकारिताओं को कहीं भी कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर लोगों की इच्छा हो तो एक क्षेत्र में एक से अधिक सहकारिता की अनुमति होनी चाहिए। सरकारी और वित्तीय एजेंसियां तथा संघीय सहकारिताएं केवल सरकार द्वारा स्थापित सहकारिताओं के माध्यम से कार्य कर सकती हैं, परंतु सदस्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक सहकारिता के गठन से रोकना नहीं चाहिए। संघों को सदस्य सहकारिताओं के एजेंट के रूप में अपनी नई भूमिका को समझना चाहिए। उन्हें अपने सदस्य सहकारिताओं को व्यापार का साधन नहीं समझना चाहिए। व्यापार वातावरण में तेजी से होते हुए परिवर्तन को देखते हुए संघ को प्रबंध और स्टाफ कौशल बढ़ाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाकर बाजार भूमिका निभानी होगी। उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके सदस्य सहकारिताओं द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नए प्रतिस्पर्धा वातावरण में
सहकारिता व्यापार प्रभावी नहीं होगा। सरकार को ऋण वितरण या वसूली में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महोदय, विश्व आज पर्यावरण के चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। अब वातावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने में हम कितने सक्षम सिद्ध होते हैं, यह हमारे वातावरण के प्रति दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। हमको एक ऐसे संसार की कल्पना करनी है जहां बिना क्षति, शोषण, रखरखाव और उत्पादन का निर्णय लिया जाता हो। हमें एक ऐसे विश्व की कल्पना करनी है जिसमें हमारा हर फैसला पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना उसकी सुरक्षा कर सके और नई चीज़ों को बनाने के लिए किसी प्राकृतिक चीज को बर्बाद ना करना पड़े। आज संसार गरीब और अमीर के बीच में बट गया है। उन लोगों के बीच में बट गया है जिन्होंने अपने भौतिक सुख की खातिर संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन किया है तथा आज भी अंधे जीवन यापन की खातिर इनका गलत उपयोग कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वे लोग हैं जो विकास की परिधि के किनारे खड़े हैं और विकास के फल नहीं भोग पा रहे हैं। अमीर की तुलना में गरीब द्वारा वातावरण को की गई क्षति बहुत ही नगण्य होती है। संसार की 20% जनसंख्या दुनिया के 80% संसाधनों का उपभोग कर रही है तथा यह भी अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम के सर्वाधिक विकसित देशों में प्रति व्यक्ति 186 टन कार्बन पदार्थों का उत्पादन पिछले 4 दशकों से हो रहा है, जबकि इसी समय अवधि में भारत में यह दर सिर्फ 4 टन प्रति व्यक्ति से भी कम रही है। एशिया एवं अफ्रीका में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर को बताया गया है, जो कि सत्य नहीं है। भारतीय अनुभवों से यह बात प्रकाश में आई है कि परिवार नियोजन के उपायों को विशाल स्तर पर चलाने की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा स्वास्थ्य तथा उच्च स्तरीय साक्षरता, दूसरे शब्दों में गरीबी का निवारण ही अधिक प्रभावकारी उपाय सिद्ध होता है। कुछ लोगों का कहना है कि रेगिस्तानीकरण तथा ओजोन परत के सिकुड़ने के लिए विकासशील देशों में आयन वृत्तीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ही जिम्मेदार है। भारत में वन सामुदायिक संसाधन है जहां इनका प्रबंधन कार्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में देखा जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी को दूर किया जाए। महोदय, ग्रामीण समुदाय के लिए चारे एवं ईंधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के अनुभव यह बताते हैं कि उपर्युक्त दोनों को अलग करने का कोई भी प्रयास सिर्फ बनावटी साबित होगा तथा ना तो इससे वास्तविक उन्नति ही होगी और ना ही वनीकरण में
वृद्धि स्टॉप।